चेक करें फिर। चलो फिर देखते हैं। बहुत सारे लोगों ने एलिमेंट बिल्कुल सही लिया है लेकिन इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे। और तो मान लो यहाँ पे तुम एक्स पे गए और डीएक्स का एलिमेंट मान लेंगे। मैक्सिमम लोगों ने एलिमेंट ऐसे लिया था, मैंने देखा कॉपी में सबने ऐसे लिखा। ये सुन, तो अगर मान लो ये लेंथ अगर वाई है तो ये वाला कितना हो जाएगा? टी माइनस। अब यहाँ पे एक डायरेक्ट्रिक ये है और एक ये, दोनों सीरीज में या पैरेलल में? ये और ये देखो सीरीज में। सीरीज में होने के लिए क्या सेम होना चाहिए? चार्ज फ्लो सेम होना चाहिए, पोटेंशियल अलग अलग होना चाहिए। पैरेलल के लिए पोटेंशियल सेम होना चाहिए, चार्ज। तो वरना देखो ये वाला और ये वाला दोनों आपस में क्या सीरीज में है ना। सीरीज में लिखने के लिए जो तुम फॉर्मूला लिखते हो क्या होता है? फॉर्मूला 1/, ऐसे लिखते हैं C1 + C2। और ये सुन, अगर मैं इस वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लिखूं तो क्या फॉर्मूला बनता है? के एरिया एप्सिलॉन बाई डी। अरे हाँ है ना। तो इसका के कितना है ऊपर वाले का बताओ? के1 है। एरिया कितना होगा इस स्ट्रिप का? देखो ये डीएक्स है और ए अंदर की तरफ जा रहा है, ए डीएक्स हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे ए डीएक्स लिख दिया। तो के ए एप्सिलॉन बाई सेपरेशन कितना है? वाई। अरे हाँ है ना। वरना के एप्सिलॉन बाई डी तो लिखा हुआ है। ठीक है, अगला देखो। अब खुद से बताओ DC2 कितना होगा? DC2 कितना होगा? DC2 कितना होगा? K2 आएगा। एरिया क्या होगा? ADX होगा ना। यस और नो, एप्सिलॉन और ऊपर क्या आ जाएगा? ठीक है, इसको सिंपलीफाई करें, क्या क्या कॉमन आ रहा है? ADX एप्सिलॉन कॉमन आ रहा है, तो आप यहाँ पे बाहर निकाल दो। A एप्सिलॉन DX तब बाहर आ गया। अंदर में क्या बच रहा है? Y/K1 प्लस क्या बच रहा है? P माइनस Y बाई K2। सही लिख रहे हैं क्या? इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो ये क्या बन जाएगा? A एप्सिलॉन DX। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा? K1 K2। सही है। ये क्या बन जाएगा? K2Y प्लस K1 D माइनस Y। सही लिख रहे हैं? यस और नो? अब इसको इंटीग्रेट करना है तो आप इसको क्या करोगे? उल्टा कर दो। उल्टा करोगे DC बराबर क्या हो जाएगा? उल्टा किया तो ए एप्सिलॉन ऊपर क्या हो गया? डीएक्स। नीचे क्या हो गया बताओ? ना, इधर K1 K2 भी आ गया ना। सही लिख रहा हूँ? और नीचे में क्या आ रहा है? K2Y प्लस क्या है? K1 D माइनस वाई। इसको इंटीग्रेट करना है। अब आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, इंटीग्रेट हो पाएगा कि हो पाएगा? कैसे हो पाएगा? वाई भी चेंजेबल है, यस और नो? और एक्स के टर्म में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें वाई को किसके फॉर्म में लाना पड़ेगा? एक्स के टर्म, तभी तो इंटीग्रेट कर पाओगे। फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए। अब कैसे लेके आए वाई को इसके फॉर्म में? सिमिलर थीटा है, सिमिलर ट्रायंगल लगा दो। सिमिलर ट्रायंगल लगाओगे तो देखो एक्स, यहाँ लिख रहा हूं मैं, एक्स बाई वाई किसके बराबर होगा? पूरा लिख दिया था ए बाई क्या डी। ये ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल सिमिलर होगा। एक्स बाई वाई किसके बराबर हो गया? ए बाई डी। अपने को वाई रिप्लेस करना है तो वाई किसके बराबर हो गया? डी बाई ए इंटू एक्स। ये है क्या? पूरी वैल्यू यहाँ पे डिस्कस। तो पूरा टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्स में। उसको इंटीग्रेट कर लो, यू विल गेट दैट। लिख लो आप इसको पूरा, वाई को एक्स में कन्वर्ट कर लो और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो लॉग में आएगा, है ना? क्योंकि डीएक्स अपॉन ए प्लस बीएक्स का फॉर्म बनता है कि नहीं? किन लोगों ने ये एक्सप्रेशन यहां तक भी निकाल लिया? ठीक। ठीक, अब इसको रख दो वैल्यू, इंटीग्रेट कर लो। कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, J1 J2 A एप्सिलॉन
ये dx अपॉन y के फॉर्म में निकालेंगे क्या बचेगा a2 माइनस a1 और प्लस a1 d। अब बहुत ही आसान है, y की जगह पे ये प्लेस करना है ना। और जितने भी a प्लस बी एक्स का फॉर्म बन जाएगा लॉग ऑफ a प्लस बी एक्स अपॉन b। लिमिट लिमिट कहाँ से लेंगे x की 0 से a तक। ठीक है, कर लो पूरा आंसर निकाल दो, कॉपी में पूरा आंसर निकाल दो। हाँ आएगा आएगा बिल्कुल, आप किसके साथ क्वेश्चन। लॉन्ग मीटर कहीं पर तब रेडिएशन डोमेन तय करना उससे सॉल्व करने को मैंने जैसे ये मेरा ये देखा उसमें नहीं सॉल्व करने वाई एक वेरिएबल की रहता है यहाँ जीरो तो प्रूव कर दूँ। अब इसमें मेरा क्या है आई and for I1 minus I2 2 plus 2 तो 0 प्लस माइनस I1 माइनस I माइनस I2 बना फिर माइनस I1 इसमें तो I जा रहा है ना, इसमें I1 इसमें I माइनस से दो वैल्यू फिर I जाएगी, ये वाला नहीं आया मैं एक्स्ट्रा वेरिएबल ऐड कर देता ये हो जाएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ अगर आपको नहीं आया तो सी इक्विवेलेंट A1 A2 AM सेक्शन 0 से A dx अपॉन y की जगह पे लिख दो d by a into A2 माइनस A1 प्लस A1 d है ना। अब देखो ये पूरे कांस्टेंट मान लो, सही लिखा है ना मैंने, P1 इसको P2 बोल दूं तो क्या आएगा इंटीग्रेशन A1 A2 A एप्सिलॉन लॉग में लॉग ऑफ a पूरा a रहेगा c1 x प्लस c2 नीचे क्या जाएगा आपका c1 लिमिट लगा दो 0 से a तक। c1 की वैल्यू कितनी है d by a k2 माइनस k1 और c2 कितना है k1 d लास्ट में वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। ये बन गया ना इस फॉर्म में, इसको c1 c2 दे दोगे कैसा इक्वेशन बन रहा है dx अपॉन c1 x प्लस c2 आया dx अपॉन c1 x प्लस c2 का क्या होगा इंटीग्रेशन dx अपॉन c1 x प्लस c2 क्या होगा इसका इंटीग्रेशन c2 अपॉन क्या हो जाएगा c1 c1 c2 थोड़ा लेंथी है तो मैंने अलग लास्ट में वैल्यूज पुट कर, ठीक है वही फॉर्म बन रहा है।
C1 C2 को लास्ट में जब पूरा सॉल्व कर लोगे वहां वैल्यू करते हो, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे वेरिएबल वाले ना। नेक्स्ट आप लिखो इसके अंदर ये बार बार लिखेगा ना तो लेंथी होगा ना, इसमें पूरा कांस्टेंट ही तो है, तो कांस्टेंट वाला C1 बोल दिया ताकि मुझे लिखने में आसानी। चलो C1 बोल दिया, इसको C2 कैपेसिटर नहीं है, कांस्टेंट है C1 C2 कांस्टेंट है। ठीक है, हो जाएगा नहीं इंटीग्रेट करके। नेक्स्ट आप लिखो, अगर ये हो गया तो नेक्स्ट लिखो फोर्स बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। हो गया था क्या क्लास में, फोर्स बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स नहीं हुआ था, तो लिखो आप इसमें फोर्स बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। हो गया होगा तो मैं नहीं कर रहा हूँ, हो गया था अरे कोई खास बात नहीं है, मतलब डाइलेक्ट्रिक में हो गया था फोर्स, वही सेम ही चीज है, मतलब क्या है हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, सबके कॉपी में है। ठीक है, तो आप अगर ये हो गया तो नेक्स्ट आप लिखो ब्रेक डाउन वोल्टेज। ये हो गया था क्या, ब्रेक डाउन वोल्टेज हुआ था नहीं हुआ, लिख लो अगला ब्रेक डाउन वोल्टेज है ना, ब्रेक डाउन वोल्टेज लिखो। अगर एग्जाम में ब्रेक डाउन वोल्टेज दिया हुआ था ये लिख लो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या नाम से पता चल रहा है, जब आप पोटेंशियल को बढ़ाओगे तो इस पे चार्ज भी बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इसके बीच में ना। तो जिस पोटेंशियल पे ये कैपेसिटर काम करना बंद कर दे यानी ब्रेक डाउन हो जाए तो क्या बोलते हैं अपन ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो आप इसको लिख लो डेफिनेशन के फॉर्म में, ब्रेक डाउन वोल्टेज में लिख लो कि देखो कि when we increase the potential, when we increase the potential, देखो when we फुल देख रहा हूँ, ये लिख लो when we increase the potential, when we increase the potential across the capacitor plates, when we increase the potential across the capacitor plates, the electric field strength between the plates increases. The electric field strength between the plates increases. The potential at which capacitor fails to work. Capacitor fails to work is called breakdown voltage of the capacitor. Is called breakdown voltage of the capacitor. Is called breakdown voltage of the capacitor. ठीक है, जैसे मान लो अगर क्वेश्चन में इस तरीके का दिया हुआ है, ध्यान देना कि दो कैपेसिटर्स हैं, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज मान लो 10 वोल्ट है और इसका कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड। तो मतलब एक और कैपेसिटर है जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 20 वोल्ट है और इसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड है। ये फिगर बना क्वेश्चन के फॉर्म, क्वेश्चन कैसे आएंगे देख, दो कैपेसिटर दिया हुआ है, एक का ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 वोल्ट, कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड, दूसरे का ब्रेकडाउन वोल्टेज 20 वोल्ट और कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड। ठीक है,
क्वेश्चन कैसे आएगा कि देखो इफ दिस टू कैपेसिटर्स, if these two capacitors are connected in series, with a battery, of potential difference, with a battery of potential difference 30 volt, with a battery of potential difference 30 volt, then what will be the, with a battery of potential difference 30 volt, then what will be the breakdown voltage of the system? Then what will be the breakdown voltage of the system? इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप बताओ क्या होना चाहिए। ब्रेकडाउन वोल्टेज है 20 वोल्ट, तो ये कैपेसिटर खरीदोगे तो उस पर स्पेसिफिकेशन दिया रहता है ना, कितने लोड टूट जाएगा या काम करना बंद कर देगा। बाहर टेम्परेचर कम करना है, ये वाला ऑन करना, ऑन करना, ऑन करना सब्जेक्ट ऑफ पे पढ़ना है। अच्छा ये वाला, ये भी ऑन करना है, ऑन करना। क्या आएगा इसका आंसर? ब्रेकडाउन कितना आएगा? 30 आया है। तो जैसे इस पे मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है ताकि हम ब्रेक ना करें, स्टीवी होगा 14 माइक्रो नहीं, क्यू मैथ ये कर सकता है ना, और इस पे कितना होगा क्यू मैथ? सेम ही दे दिया क्या मैंने? 40 माइक्रो सेम दे दिया, कोई बात नहीं। तो अगर आप इसको सिस्टम में रखोगे ऐसे, कितने बैटरी का था? 30 वोल्ट ना, और ये कैपेसिटेंस आपका था 4, और ये कितना था? 2। तो सी इक्वल कितना हो जाएगा? हाँ 8/4/3 हो गया। 4/3 और 30 है, तो कितना चार्ज फ्लो कर सकता है यहाँ पे? 4/3 इंटू 30 कितना होगा? सॉल्व करेंगे तो 40, यानी ये मैक्सिमम पे ही है, मतलब इस पे 40 आ सकता है, यहाँ पे कितना आएगा? 40। इसका ये यही हो जाएगा ब्रेकडाउन, कितना हो जाएगा इसका? 30 हो। क्लियर है क्या? अलग अलग होता तो देखो इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मतलब 2 या 3 और कैपेसिटर्स है ना, अगर इसमें एक भी फेल हो गया तो बाकी भी काम करना क्या हो जाएंगे? बंद कर देंगे। जैसे मान लो इसमें तो मैंने सेम दे दिया है, मान लो यहाँ पे 20 होता, यहाँ पे 40 होता चार्ज, यस हो नो, मतलब इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 20 होती, जैसे इसका मान लो ब्रेकडाउन वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू 20 आता, इसका 40 आता, तो क्या ये 20 पे ही फेल हो जाता? और यस हो नो, एक भी फेल हो जाता तो पूरा सिस्टम काम करना बंद कर देता। तो आपको मिनिमम वाला देखना है, किसको देखना है? देखो इस चीज को कि तो देखो कॉपी में लिखो शॉर्ट पॉइंट डाल के, in a system of capacitors,
In a system of capacitors, if any one capacitor fails, then the system will also fail. Any of capacitor fails, the system also fails. So always concentrate on the minimum value of charge on the capacitor. Always concentrate on the minimum value of charge on the capacitor. ठीक है, तो लास्ट टॉपिक लिखो इसके अंदर कि फोर्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक। शायद ये नहीं हुआ था, कोई बोल रहा था ना, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक, तो आप फोर्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक, ये भी इंपॉर्टेंट आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक, इसमें केस मान लिखना जब कांस्टेंट वोल्टेज हो। कांस्टेंट वोल्टेज का मतलब बैटरी लगा हुआ हो, ये A है और ये डायमेंशन B है, ये डिस्टेंस B है, और यहाँ पे किसी डाइलेक्ट्रिक को अपन इंसर्ट कर रहे हैं कांस्टेंट B। ड्रॉ द फिगर फर्स्ट। ये कोई टॉपिक नहीं है, मतलब एक क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के कि डाइलेक्ट्रिक को जब इंसर्ट करेंगे तो कैपेसिटर कितना फोर्स लगाए। तो क्वेश्चन के फॉर्म में लिखते हैं इसको। दो प्लेट है डाइलेक्ट्रिक है कि इसको अपन इंसर्ट कर रहे हैं, क्यों फोर्स लगता है, सिंपल सी बात है, प्लस चार्जेस है। यहाँ पे क्या क्या चार्ज है, माइनस। प्लस के बगल में क्या इंड्यूस होगा, माइनस, और माइनस के बगल में क्या होगा, प्लस। इनके बीच में ये फोर्स लग रहा है। बैटरी का पोटेंशियल भी दिया हुआ है, डायरेक्टली वो इंसर्ट कर रहे हैं ना, इंसर्ट करेंगे तो फोर्स लगेगी। और केस वन में क्या है, बैटरी लगा हुआ है ये कैपेसिटर के अंदर। क्वेश्चन लिख लो कि फाइंड आउट फोर्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक, फाइंड आउट फोर्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक during insertion of dielectric in the capacitor, during insertion of dielectric in the capacitor। 2 मिनट आप सोचिए, अपने दिमाग लगाइए क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ द dielectric inside the capacitor, खुद से ट्राई करो बिना कहीं को किताब उताब में देखे हुए। सोचो क्या होना चाहिए, कैसे फोर्स निकाले। देखते हैं कि लोग खुद से सोच पा रहे हैं। जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, जैसे सोच रहे हो, लिखो कॉपी के अंदर, ट्राई करो क्या होना चाहिए, कितना फोर्स लगना चाहिए।
देखो तो मैं बताता हूँ टाइम करंट में शुरू करना है। यहाँ देखो आप, तो एक तो दिमाग में आ रहा है बिल्कुल नॉर्मल, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, कोई बुक नहीं देखा है, तुम्हारे दिमाग में आएगा प्लस माइनस के बीच में फोर्स लगता है, कूलम्ब लो। यस और नो? लेकिन कूलम्ब लो से निकाल पाना यहाँ पे आसान होगा क्या? क्योंकि चार्जेस भी अलग अलग है, कितने हमें पता, साथ में सबका डिस्टेंस भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब भी तुम्हें फोर्स निकालना हो, और फोर्स निकालते वक्त एनएलएम का जो सेकंड लॉ है वो काम नहीं कर रहा, दिमाग में नहीं आ रहा, फ्रेम कर रहा। एक और फोर्स निकालने का तरीका होता है जो आपने एनर्जी में पढ़ा, वर्क एनर्जी पढ़ा था, फोर्स पढ़ा क्या होता है, माइनस ऑफ टीयू बाई टीएस। जब भी एग्जाम में कैपेसिटर में कोई फोर्स निकालने का कॉन्सेप्ट आ रहा है तो आप हमेशा कैसे सोचोगे, एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट। तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, याद करो, माइनस ऑफ यू बाई टी। यू क्या था, एनर्जी, यू क्या था, पोटेंशियल एनर्जी। यस और नो? तो जब आप इसको रखोगे, इसके अंदर जाओगे, तो मान लो किसी भी जनरल टाइम टी पे कैपेस, ये जो डाइलेक्ट्रिक है वो एक्स डिस्टेंस इसके अंदर आ चुका है ना, तो ये कितना बचेगा, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे दिमाग में बिठा लो ताकि तुम्हें बार बार डिराइव करने में दिक्कत ना आए। एक्स, तो ये कितना बचेगा बताओ, बी माइनस कोलेक्टर, नहीं है ना? अब देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक क्या है? अब ये जो दोनों कैपेसिटर्स बच रहे हैं, ये वाला और ये वाला, सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज में। दो ही तो बचते ही है, सीरीज एक पैरेलल। तो मतलब ये के है और यहाँ पे कोई एयर है, और यहाँ पे आपने बैटरी लगा रखी है, तो ये दोनों जो होंगे, ये वाला और ये वाला, क्या है आपस में, पैरेलल में, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम। यस और नो? जब आप पैरेलल में लिखोगे तो सी इक्विवेलेंट क्या बनेगा बताओ, C1 प्लस C2। अब C1 लिखे हो तो C1 की वैल्यू कितनी होगी, C1 मतलब इसके बारे में लिख रहे हैं, C1 क्या होगा, एरिया, और पहले तो K लिखोगे, एरिया कितना होगा, X, ये X है, और अंदर में कितना लिख दिया था, A, AX, A एप्सिलॉन बाय डिस्टेंस कितना है बताओ, डिस्टेंस तो सेम ही है ना, T है। T2 कितना होगा बताइए, C2 एयर है, एयर है मतलब K क्या होगा, 1, तो आपने वहां पे मान लिख दिया। एरिया कितना होगा इस केस में, बी माइनस एक्स है ना, तो बी माइनस एक्स इंटू क्या हो गया, ए, साथ में क्या हो गया एप्सिलॉन, नीचे क्या आएगा तुम्हारा, डी, क्या क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, के ए एप्सिलॉन बाय डी कॉमन आ रहा है, अंदर में क्या बच रहा है, के नहीं होगा, अंदर में क्या बच रहा है यहाँ पे, के एक्स, और क्या बच रहा है, ए एप्सिलॉन बी माइनस एक्स, ये बच रहा है। देखो इसको, ये तुम्हारा सी इक्विवेलेंट आ गया, और सी इक्विवेलेंट किसका फंक्शन आया, फंक्शन ऑफ एक्स है ना, तो डी बाई डी एक्स करना है, यू विल गेट दैट। तो यहाँ पे अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई कर लूं तो ए एप्सिलॉन बाई डी, और यहाँ क्या बनेगा, एक्स को कॉमन निकाल लो तो ए माइनस वन प्लस बी, ये आपका सी इक्विवेलेंट है, क्योंकि एक्स पे डिपेंडेंट। चलिए सेकंड लॉ से भी हो सकता है, सेकंड लॉ से कैसे निकाल, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, फोर्स निकालने के लिए हमें कूलम्ब लॉ चाहिए, कूलम्ब लॉ नहीं निकाल पाएंगे ना, क्योंकि चार्जेस अलग अलग जगह पे है और डिस्टेंस भी वेरी करें। तो ये आपका सी इक्विवेलेंट आ गया। अब हमें क्या चाहिए, तुम्हारा फोर्स, तो उसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट कर दो माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, हाफ सी वी स्क्वायर होता है ना वो एनर्जी, तो हाफ वी स्क्वायर चला गया, यहाँ पे क्या बन जाएगा तुम्हारा डीसी बाई डी एक्स। देख लो इस चीज को, एनर्जी क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर, तो यहाँ पे सी और वी में क्या वेरी कर रहा है, सी वी क्या है, कांस्टेंट, तो हाफ वी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या बचेगा, डीसी बाई डी एक्स। डिफरेंशिएट करो, विल गेट आंसर, ये आपका बन जाएगा माइनस हाफ वी स्क्वायर डीसी बाई डी एक्स, करेंगे तो ए एप्सिलॉन बाई डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या बच रहा है, पी का तो जीरो हो गया, और ये क्या बन रहा है, के माइनस नहीं। देखो ये रिजल्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, क्या आ रही है, एक्स से क्या है, इंडिपेंडेंट है, जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, एक्स से इंडिपेंडेंट है। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं फोर्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक विल इंक्रीज, विल डिक्रीज, विल रिमेन कांस्टेंट, तो क्या होगा इस केस में, विल रिमेन कांस्टेंट, और वैल्यू क्या होगी, आर बी स्क्वायर ए एप्सिलॉन बाई डी, साथ में क्या, के माइनस वन,
-15 ले जाओगे क्या हो जाएगा 1 - k हो जाएगा ऐसा। तो दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइलेक्ट्रिक। लिख लेना कि द रिजल्ट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट फोर्स लगता है। कभी कभी एग्जाम में वैल्यू ना पूछ के चार ऑप्शन पूछ सकता है, विल इंक्रीज, विल डिक्रीज, विल रिमेन कांस्टेंट ऐसे। ये कब है? जब बैटरी के साथ लगा हुआ है। किसके साथ लगा हुआ है? बैटरी के साथ। अगर मान लो ये आइसोलेटेड होता तो, आइसोलेटेड होता तो हम ट्राई करें सेकंड पार्ट इसमें होता। केस 2 इनका आ गया, वो सेकंड ट्राई करेंगे। आइसोलेटेड कैपेसिटर है, एक पे चार्ज क्यू है, एक पे चार्ज -q है, और यहाँ पे हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे हैं। सेम लॉजिक से सोचना है। ये डिस्टेंस दी है, एरिया ए, एरिया ए मतलब सेम प्लेट है ए और बी डायमेंशन। केस वाले के लिए ट्राई करो, केस 2। केस 2 में बैटरी नहीं है, केवल आइसोलेटेड कैपेसिटर है, एक पे चार्ज क्यू है, -q है, यहाँ डायलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे हैं। के का डिस्टेंस दी है, एरिया ए की वैल्यू क्या है आपकी, वही ए बी। ट्राई टू सॉल्व। इसमें क्या होगा, लॉजिक सेम रहेगा, फोर्स बराबर माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। देखते हैं कौन सा कर जल्दी। और देख के बताना है फोर्स कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा इस केस। आइसोलेटेड कैपेसिटर। सेकंड केस 2 में लिख लो, सेकंड वाला केस सेम सवाल है, फोर्स ऑन द डायरेक्ट्रिक। इस केस में बताना है कांस्टेंट या वेरिएबल क्या होगा। चलो ट्राई करो। हाँ सब सारा करना, बस केवल बैटरी लगाओ। और चार्जेस कितने हैं, क्यू और माइनस क्यू। एक प्लेट पे क्यू है, उसमें फिर -q है, और के इतना डायरेक्ट। अभी जो बताया उस तरीके से होगा, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है क्या चेंजेस आएंगे। हाँ, बताओ क्या है तुम्हारा कांस्टेंट क्या है, चेक करते हैं। तो ये जो हमारा रिजल्ट आया था बैटरी वाले में, वहां पे एक्स नहीं था, बी भी कांस्टेंट है, एवरीथिंग वाज कांस्टेंट, है तो कांस्टेंट आंसर। क्या होना चाहिए बताइए। इसमें जो रिजल्ट आया था अपना फोर्स का, ये आया था हाफ बी स्क्वायर ए एप्सिलॉन बाई डी, और ये 1 - के। ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट थी, एवरीथिंग वाज कांस्टेंट। उसमें कितना आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है वेरिएबल आ रहा है, वेरिएबल आ रहा है। तो कैसे आ रहा है वेरिएबल बताओ, क्या लिखा, q स्क्वायर बाई 2c, फिर क्या कॉमन निकाले इजी है, यहाँ पे लिए ठीक है। हाँ
पुराने टाइम में हाँ और किसी का एनीवन हाँ आ गया क्या रहा क्यू स्क्वायर और ये सॉल्व किया कांस्टेंट है तुम्हारा नहीं अच्छा नीचे एक्स की वैल्यू आ गई ठीक चेक कर ठीक है ठीक। और किसी का एनीवन पूरा तो सॉल्व किया हुआ है थोड़ा सा दिमाग लगाना इसमें आइसोलेटेड वाले में क्या चेंज हो रहा हो पोटेंशियल बराबर चेंज होगा हाँ क्या है मेरे पास तो एक्स नहीं आ रहा मतलब कांस्टेंट आ रहा है तुम्हारा और कोई आप द्वारा एक्स का वैल्यू आ रही हो चेक करता है हाँ ये सही है तो एक्स डिनोमिनेटर में आ रहा है ठीक है देखो इधर देखो सी इक्विवेलेंट तो सेम ही होगा ना जी अरे हाँ है ना सी इक्विवेलेंट तो सेम ही आएगा सेम लॉजिक है लेकिन जब आप ये निकालोगे फोर्स तो फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या लिख रहे हो माइनस ऑफ du बाई dx तो आप इस केस में अगर आप u लिखोगे तो u कितना होगा हाफ सी स्क्वायर से अच्छा है क्यू स्क्वायर बाई 2c लिखना जब आप यहाँ पे लिखोगे क्यू स्क्वायर बाई 2c तो आप बताओ इसमें कौन कौन सा कांस्टेंट है आइसोलेटेड कैपेसिटर में चार्ज कहीं जाने वाला नहीं है तो Q और Q क्या दोनों कांस्टेंट है केवल C वेरी कर रहा है C एज ए फंक्शन ऑफ x है जब आप यहां से बाहर निकाल लो कांस्टेंट को तो Q स्क्वायर बाई 2 बाहर आ जाएगा ये क्या बचेगा तुम्हारा बताओ C की पावर -1 इनटू के dx अरे हाँ है ना जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या बनेगा माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 ये क्या हो जाएगा -1 साथ में क्या हो जाएगा C की पावर -2 और साथ में क्या बचेगा तुम्हारा dc बाई dx चेन रूल तो आप यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा माइनस माइनस प्लस हो गया ये क्या बन गया क्यू स्क्वायर बाई 2 सी स्क्वायर और डीसी बाई डी को निकाल चुके हैं डीसी बाई डी क्या आएगा सॉल्व करके वहां सिंप्लीफाई कर लो क्या बचेगा ए एप्सिलॉन बाई डी और यहाँ पे क्या बच रहा था k -1 नहीं और d का तो 0 हो गया और यानी सी स्क्वायर जो नीचे है उसमें फंक्शन ऑफ x है यानी फोर्स कांस्टेंट होगा वेरिएबल होगा वेरिएबल लिख लो आप इसको सी वाले को डिफरेंशिएट कर दिया किसी का मैच हुआ था एग्जैक्टली ठीक है यहाँ पे सी की पावर -1 आपका हो गया ठीक तो याद रखना बैटरी वाले में फोर्स कांस्टेंट होता है और आइसोलेटेड में फोर्स वेरिएबल होता है ये ध्यान रखिए डिफरेंशिएशन कोई दिक्कत नहीं है ना कोई दिक्कत है बताओ सर वेरिएबल क्या है जैसे इसको आपको डिफरेंशिएट करना है ना सी फंक्शन ऑफ एक्स तो जब चेन रूल लगाओ पहले विद रिस्पेक्ट टू सी करो फिर डीसी बाई डीएक्स करो तो सी की पावर -1 का डिफरेंशिएशन सी के बारे में -1 सी की पावर -2 साथ में डीसी बाई डीएक्स हो जाएगा और डीसी बाई डीएक्स को निकाला है अपन ने ये है हमारा सी इसको डिफरेंशिएट करोगे तो a एप्सिलॉन बाई डी b का तो 0 हो गया और x k -1 तक k -1 बचेगा क्या तो ये आप इस टेस्ट में वेरिएबल वाला टर्म से आप ये नीचे है सी है सी वेरिएबल हाँ सी तुम्हारा यही है फंक्शन ऑफ सी वेरिएबल है ऐसे फंक्शन ऑफ x तो जो सी वाला टर्म है वो x पे डिपेंडेंट है इसलिए आपका जो फोर्स आ क्या है वेरिएबल अरे आया समझ में क्या किया सी किसका फंक्शन है बताओ x का और p स्क्वायर आ रहा है डिनोमिनेटर में इसका मतलब फोर्स भी क्या होगा वेरिएबल होगा किस पे डिपेंडेंट होगा x तो ये था आपका फोर्स फॉर्मूला डायरेक्ट ठीक है चलिए एज रिजल्ट याद रखिए कितना याद करोगे मतलब कर लेना 2 मिनट में डिफरेंशिएट होता है ये लिखना भी आसान है पैरेलल में होंगे अब इतना है थोड़ा भी भूल गए तो एग्जाम में गलत हो जाएगा याद नहीं करने उसकी तरीका याद रखो
अगर ऐसा आता है कि मतलब ऑप्शन वाले आते हैं, चार ऑप्शन दे दिया, फोर्स इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, आइसोलेटेड में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है इसके साथ, और कांस्टेंट बैटरी वाले में क्या हो रहा है, कांस्टेंट है। ये दिमाग में रखो, अगर सीधे सीधे मैग्नीट्यूड नहीं पूछ रहा, केवल ये पूछ रहा है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। कभी कभी मैथ तो बल्ब आते हैं ना, इंक्रीजेस डिक्रीजेस, चार्ज पी क्यू आर एस पर, आप ऐसा करते हो। नेक्स्ट चलो फिर स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो हाँ हाँ बोलो। मतलब केस वन केस टू की बात कर, केस टू की बात कर, ठीक है। फिक्स पोर्ट एंसर कर रखिए। नहीं इसमें आइसोलेटेड में कोई बैटरी नहीं लगाओ। हाँ चार्जिंग के बाद हाँ इसका फिर इस्तेमाल करा है सेम आएगा, ठीक है। पीछे के लिए स्क्वायर बाय 2 से स्क्वायर ये काफी कर सकते हैं, ठीक है। इसका तो ये हो गया अपने बारे में हाँ पहले तो मैं चार्ज करके फिर ठीक है। हाँ क्या है क्या है हाँ चलो अगला लिखो आप, करंट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट आप लिखो करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलो तो नेक्स्ट क्लास जो होगी, जब भी होगी, उसमें अपन मॉड्यूल पूरा डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वन बाय वन डाउट के लिए तुम आओगे, और वीकडे में आते नहीं, बोलते गर्मी लग रही है, 45 टेम्परेचर है। तो आप क्या करोगे, अगले हफ्ते जो भी क्लास होगी सैटरडे डाउट क्लास कर लो, या एक्स्ट्रा क्लास भी कर सकते हैं डाउट का। वीकडे में आ जाओगे तुम लोग, ऑनलाइन में नहीं, मुझे पता चल समझ में आ रहा है। हाँ सर क्या समझ में आया, ऑफलाइन में पता चलता है तुम क्या लिख रहे हो, क्या समझ। या तो अगला क्लास में डाउट पूरा कर लेते हैं, इलेक्ट्रो का पूरा मॉड्यूल डिस्कस कर लेते, या आप बीच में जो वीकडे होगा उसमें कोई एक्स्ट्रा क्लास रहेगी, ऑफलाइन ही होगा वो। ऑनलाइन में क्या हाँ एक और टीचर से भी पूछ लें, अगर दो क्लास के लिए अच्छा 2 क्लास होगा तो आ सकते हैं। और कौन सा पढ़ाता है, मैथ्स एक बार बात कर लेना, फिर एक दिन डाउट क्लास देंगे, पूरा मॉड्यूल डिस्कस। 1.5 घंटे की होगी, 2 घंटे में तो हो जाएगा, नहीं होगा जितना हो पाएगा उतना कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी है ना। तो देखो अगर आपको कैपेसिटर आता है तो ये चैप्टर काफी ज्यादा इजी है, सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है जो बताता हूँ। तो बात करते हैं करंट, करंट क्या होता है बताओ एनिमल, रेट ऑफ चार्ज। जरूरी नहीं है, जैसे आप मान लो ऐसे मगर देखो पर वाटर करंट है, या तुमने अभी 11th क्लास में ये भी पढ़ा होगा, हीट करंट पढ़ा होगा, पढ़ा था ना हीट। हीट में आपने पढ़ा होगा जो कंडक्शन पढ़ रहे थे, कंडक्शन में भी जो भी फॉर्मूले डिराइव होते थे क्या इलेक्ट्रिक करंट की तरह ही होते थे, K1 K2। करंट का मतलब होता है, लिखो फ्लो ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का फ्लो जो होता है उसे करंट बोलते हैं। करंट का मतलब लिखो फ्लो ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड करंट, फ्लो ऑफ एनीथिंग is called current. For example, heat current, water current. इलेक्ट्रिक करंट है ना, हीट करंट, वाटर करंट, साथ में क्या हो गया इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में फ्लो ऑफ क्या होगा, चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक करंट में क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज। तो आप लिख लो अगला डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट में लिखो क्या होगा इसका डेफिनेशन, कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज
rate of flow of charge is called electric current. Rate of flow of charge is called electric current. तो I बराबर क्या हो जाता है आपका dq by dt। और अगर एवरेज की बात करें तो I एवरेज क्या हो जाएगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। लिख लो आप I एवरेज बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट कौन सी क्वांटिटी होगी स्केलर वेक्टर कौन सी होगी स्केलर होगी। देखो इसमें मैग्नीट्यूड भी मैटर करता है साथ में डायरेक्शन भी मैटर करता है। जैसे मान लो यहाँ पे 4 एम्पीयर आ रहा है और इधर अगर 1 एम्पीयर जा रहा है तो यहाँ पे कितना जाएगा 3 एम्पीयर। बस ये वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता। लिख लो आप इलेक्ट्रिक करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी because here magnitude and direction both matters because here magnitude and direction both matters। यूनिट क्या होता है करंट का एम्पियर। लिख लो इसको भी कॉपी करना है। यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। ठीक है कोई खास बात नहीं है ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं करंट। अच्छा चार्ज में क्या होगा जैसे मान लो कोई भी आपने क्रॉस सेक्शन लिया और यहां से कुछ चार्ज आ रहे हैं Q1 यहां से कुछ चार्ज आ रहे हैं Q2 ये मान लो प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है और यहां से कुछ और चार्ज आ रहे हैं Q माइनस। तो जो आप dq बाई dt लिखते हो यहाँ पे जो Q होगा वो नेट चार्ज होता है। क्या होता है नेट चार्ज मतलब जितने सम ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं माइनस क्या कर दोगे सम ऑफ नेगेटिव चार्ज। इस चीज को नेट फ्लो ऑफ चार्ज जो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में क्रॉस कर रहा है उस एरिया को उसे बोलते हैं dq। मतलब इधर से 10 कूलम जा रहा है यहाँ से 2 कूलम आ रहा है यहाँ से -3 कूलम जा रहा है तो सबका जो नेट फ्लो उसको बोलेंगे dq बाई dt। dq मतलब q मतलब नेट चार्ज क्रॉसिंग थ्रू द एरिया। समेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज माइनस समेशन ऑफ जो भी नेगेटिव चार्ज है इसका जो नेट फ्लो होगा वो आएगा आपका dq का। ठीक है कोई दिक्कत आसान है। जैसे एक क्वेश्चन लिखो छोटा सा फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखिए कि देखो चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टिंग वायर चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ conducting wire at any time t is given by q is equal to 3t square plus 2t plus 3 3t square plus 2t plus 3 then find out electric current बोले ना instantaneous current की बात कर रहे हैं then find out electric current at time is equal to 2 seconds and also calculate average current between time interval 0 to 4 seconds between time interval 0 to 4 seconds। चलो ट्राई करते हैं आप। हो गया आसान क्लास हो जल्दी हो 6 हो गया कितना है सेंटेनियस को बोलते हैं एवरेज 6।
ये तो सबका आ गया होगा, है ना? कितना कितना आ रहा है बता दो। आई कितना आ रहा है? 6 कितना आ रहा है? 16 प्लस 2 नहीं, और कितने टाइम में बोला था? 2 सेकेंड। 14 एम्पियर आ रहा है नहीं, और एवरेज कितना आ रहा था? 24 कितने में बोला था? 4 पे ना, 20 into माइनस कितना हो जाएगा? 3 अब वन टाइम कितना बोला था? कितना आएगा सॉल्व करके? हाँ, और मिस्टेक क्या किया मैंने? नहीं है? क्या मिस्टेक कर लोगे ना? नेक्स्ट लिखो इसमें एक और सिंपल था कि देखो इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग वायर, electric current through a conducting wire is given by I is equal to PQ plus 2. I is equal to PQ plus 2. Then find out total charge that will flow through the cross section of the wire. That will flow through the cross section of the wire between time interval 0 to 2 seconds. That will flow through the cross section of the wire. Total charge that will flow through the cross section of the wire between time interval 0 to 2 seconds. देखो at time बराबर 0, Q is equal to 0. At time बराबर 0, Q is equal to 0. आगे और लिमिट लगा दो, टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा बताओ? आई बराबर क्या गिवन है? PQ प्लस Q, आप इसको लिखो DQ बाई DT, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? PQ प्लस 2, आप इसको इधर लेके आओ, DQ अपॉन क्या हो जाएगा?
PQ प्लस यहाँ पे dt होगा, इसको इंटीग्रेट कर, अरे बात कर, टाइम जीरो पे कितना चार्ज फ्लो कर रहा था, जीरो, टाइम t पे आपको p दिखा, तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, log ऑफ PQ प्लस 2, नीचे क्या जाएगा 3, और लिमिट क्या पता लगाओगे 0 से 6, और यहाँ पे t आएगा, है ना, सिंपलीफाई करो, ठीक है, कितना आता है फाइनली सॉल्व करके, e की पावर 6 माइनस -2/3, चलो यार यहाँ पे क्या जाएगा, log ऑफ 3q प्लस 2, और 0 रखोगे तो y2 हो जाएगा यहाँ, और इधर तुम्हारा 3t हो जाएगा, तो सिंपलीफाई करो तो e की पावर क्या होता है 3t, और बाद में करेंगे तो दिक्कत नहीं है, यहाँ पे क्या जाएगा 3q/2 प्लस 9, e की पावर 3t माइनस 1, ये 2/3 ये आ रहा है, ऐसे आ रहा है, यस सर ठीक है। और टी को आप कर दोगे पूरा, चलो आगे रहे कर लेंगे। नेक्स्ट आप लिखो इसी के अंदर कुछ टर्म आते हैं, अगला लिखो आप करंट डेंसिटी है, नेक्स्ट लिखिए आप करंट डेंसिटी, ये सब नोट करते हैं, कैसे डिफाइन करते लिखो, करंट पर यूनिट, लिखो करंट इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, इलेक्ट्रिक करंट per unit cross sectional area is called current density, है ना? Electric current per unit cross sectional area is called current density, है ना? Current density vector की relation, so current density is a vector quantity, current density is a vector quantity, कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर होगी। जैसे आप ध्यान सुनना है कि यहाँ पे छोटा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मान लो ऐसे चार्जेस फ्लो कर रहे हैं और somehow आपको ये वाला एरिया गिवन है, ये एरिया गिवन है क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना है, तो जो भी करंट होगा उसमें आपको जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है अपने चार्ज कैसे फ्लो करने चाहिए, परपेंडिकुलर टू द एरिया, है ना, चार्ज कैसे फ्लो करने चाहिए, परपेंडिकुलर टू द एरिया। अगर आपको ये वाला एरिया गिवन है और ये थीटा एंगल गिवन है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो कौन सा वाला कंपोनेंट लेंगे एरिया का, cos थीटा, यानी जब आप जे लिखोगे, जे बराबर क्या लिखोगे, आई अपॉन एरिया में कौन सा लिखेंगे, जो चार्ज के पैरेलल है ना, क्या हो जाएगा ये आपका ए cos थीटा, इसको और सिंप्लीफाई करो तो क्या बन जाएगा, आई बराबर क्या बन रहा है, जे, साथ में क्या बन रहा है, ए, साथ में क्या बन रहा है, cos थीटा। आप पढ़ चुके हो इलेक्ट्रो में भी ए कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर, जे भी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। हम इसको ऐसा लिख दें तो कोई बुराई नहीं है, जे वेक्टर डॉट के लिख दें ए वेक्टर, यानी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जे और ए, उसको भी क्या बोलते हैं, वेक्टर। देखो इस चीज को, जे डॉट ए इज द इलेक्ट्रिक करंट, दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट, करंट जो है वो थीटा डायरेक्शन, नहीं मतलब मान लो वायर में चार्जेस रोटेट किए जा रहे हैं हाँ और एरिया जो गिवन है ये वाला एरिया गिवन है समूह, और ये बोल रहा है कि ये वाला एरिया भी थीटा एंगल बना है, अच्छा तो तुमको कौन सा एरिया लेना है, जो चार्ज के परपेंडिकुलर था तो क्रॉस कर रहा है, तो अब एरिया का cos थीटा वाला तो ये क्या बन जाएगा, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जे एंड ए इज आल्सो कॉल्ड करंट। सर कैमरा शिफ्ट करो। अब जो भी बताऊंगा वो थोड़ा थ्योरेटिकल है, जो कि सीबीएसई बोर्ड वगैरह में काम आते हैं, तो ध्यान से सुनेंगे। ये समझ में आया, जे डॉट इन। नेक्स्ट आप लिखो इसी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर,
सर कैमरा थोड़ा लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हो? अब ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा सा डेरिवेशन टाइप है थ्रू अ कंडक्टर। अभी तक जो हमने पढ़ा वो जनरल डेफिनेशन था करंट का है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है ना। करंट केवल कंडक्टर में हो जरूरी तो है नहीं, आयंस गैस में भी हो सकता है ना। बैटरी के अंदर क्या होता है, लिक्विड के अंदर भी हो सकता है, ये सुनो। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं जनरली कंडक्टर की, तो कंडक्टर में अगर आप देखो ध्यान से सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक सिस्टम बना रहे हैं यहाँ पे, और इसका जो एरिया है इसके ऊपर ए बोल देते हैं, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, एन एक नया टर्म आ रहा है, एन इज द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। और यहाँ पे टर्म मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ वीडी। वीडी इज द ड्रिफ्ट स्पीड।